हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जीके स्ट्रैटेजी की। और ये जो स्ट्रैटेजी है वो फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए होने वाली है। और इस वीडियो में आज वही सब बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पर बताऊं अगर उनको फॉलो करोगे तो मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। भैया, मॉक्स में अच्छे मार्क्स लाने की मेरे पास में कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि मॉक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता होना जरूरी है जो कि सीजीएल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। इसलिए यहां पर मॉक में कैसे अच्छा स्कोर करें उन सब की बात नहीं कर कर सीजीएल एग्जाम में किस तरह से हम अच्छा स्कोर करें उन सब की बात यहां पे डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पर जीके के लिए जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो कोर सब्जेक्ट जिनमें ये 7 सब्जेक्ट आते हैं, फिर स्टैटिक जीके आता है, फिर करंट अफेयर आता है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से जीएस को पढ़ना है, कैसे जीएस को पढ़ना है और जीएस के नोट्स कैसे बनाने हैं, ये भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मॉक की कितनी रेलेवेंस है और सबसे इंपॉर्टेंट है फोमो, जिसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये आपकी सीजीएल की प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो फोमो है आजकल सब क्रिएट कर रहे हैं और इसकी बात करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, और सब्जेक्ट में सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक जीके की कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा एडवाइस आपको स्टैटिक जीके के लिए ये है कि आपको स्टैटिक जीके को टच भी नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये कि ये केवल प्री में आता है, मेंस में नहीं आता है। और अगर यहां पर मेंस में आता भी है ना तो मुश्किल से एक दो सवाल आते हैं। अब इन एक दो सवालों के लिए आप इतना स्टैटिक जीके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर प्री में भी अगर आप स्टैटिक जीके को पढ़ते हैं ना तो यहां पर जैसे कि आपने सीजीएल 2025 में जो प्री में क्वेश्चंस आए, अगर उस तरह के स्टैटिक जीके पूछेंगे जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे तो भी आपको स्टैटिक जीके का पढ़ने का क्या मतलब है? क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि आप अगर स्टैटिक जीके को करने भी लगेंगे ना तो भी आप श्योर नहीं है कि जिस तरह से सीजीएल 25 में प्री में क्वेश्चंस आए थे कि उनको देखते हुए आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को लगा पाए। तो ऐसी चीजें क्यों करनी जो मेंस में नहीं आती है, सिर्फ प्री में आती है, और प्री में भी उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, और प्री तो वैसे भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो जहां पर मेन सिलेक्शन होता है वो है मेंस एग्जाम, और वहां पर क्वेश्चन आते नहीं, और आते भी तो एक दो आते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस के लिए हमको इतना क्यों पढ़ना है? इसलिए मेरा आपको सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि आपको स्टैटिक जीके बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का आर्गुमेंट ये हो सकता है कि यार प्री में तो आता है ना स्टैटिक जीके, अगर स्टैटिक जीके में अगर हम नहीं करेंगे तो जीके में मार्क्स कैसे आएंगे, और जीके में मार्क्स नहीं आएंगे तो हम प्री में कैसे पास होंगे? तो मेरा आपसे ये एडवाइस है कि अगर आप स्टैटिक जीके को जितना टाइम देते हैं ना उतना टाइम अगर आप मैथ्स और अगर इंग्लिश को दे ले तो यहाँ पर आपको जितना आउटकम इस स्टैटिक जीके से मिलेगा उसका 2 से 3 गुना ज्यादा आउटकम आपको मैथ और इंग्लिश में मिल जाएगा। तो आप जो टाइम यहां पर देना चाहते हैं वो टाइम यहां पर दे दीजिए, क्योंकि ये मेंस में भी आएगा, मेंस में भी आपके काम आएगा। इसलिए स्टैटिक जीके को रहने दीजिए और ये वाला जो टाइम है स्टैटिक जीके का आप इन्वेस्ट करिए आपके मैथ्स और इंग्लिश को इंप्रूव करने में, ताकि आपके प्री में मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स भी इंप्रूव हो सके, आप आराम से प्री को भी क्वालिफाई कर जाओ और मेंस के लिए भी आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो इसकी इंपॉर्टेंस अब बिल्कुल बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि प्री में भी इसके क्वेश्चंस थोड़े रेलेवेंट पूछ रहे हैं। रेलेवेंट मतलब कि रिसेंट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और मेंस में भी इस बार सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करंट से पूछे गए थे, और वो भी रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि 2022-23 के पूछ लिए, रिसेंट के करंट पूछे गए। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको करंट अफेयर करने हैं। अब बात आती है कि आपको जो करंट अफेयर्स है उनको कवर कैसे करना है। तो देखो डेली जो करंट अफेयर्स है अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर करके उनके नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे हैं ना तो डेली करंट अफेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इनको लंबे टाइम तक रिटेन नहीं रख पाएंगे। जैसे कि आप जैसे आपने 30 दिन के लगातार करंट अफेयर करे,
ठीक है, चलो 1 महीने के तो कर लिए, फिर दूसरे महीने के, फिर तीसरे महीने के, तो आप इनको रिटेन कैसे रख पाएँगे इतने सारे क्वेश्चन्स को? तो इतना करना भई बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर आपको करना है तो डेली नहीं कर कर आपको मंथली करंट अफेयर कंप्लीट करने हैं, और कहाँ से कंप्लीट करने हैं आपको? जनवरी 2025 से शुरू करना है और मार्च 2026 तक आपको करंट अफेयर करने हैं, और वो भी मंथली, ठीक है? फिर बात आती है कि जो करंट अफेयर है उनको कहाँ से कवर करें? तो देखो, फ्री के अंदर तो यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएँगे। अब मैं आपको स्पेसिफिकली 2-3 चैनल के नाम बता देता हूँ जो कि आजकल फेमस हैं, जैसे कि सीडीएस जर्नी वाला हो गया या फिर इंडोलॉगस वाला हो गया। अब ये लोग मतलब करंट अफेयर को अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या है, सीडीएस के हैं, तो यहाँ पर डिफेंस को लेकर ज़्यादा इनका इंक्लिनेशन रहता है, तो आप है ना डिफेंस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी कर लीजिए। या फिर इसके अलावा बहुत सारे हैं जो करंट अफेयर को कराते हैं मंथली को, तो आपके जो समझ में जिनसे समझ में आपको आए, वहां से आप करंट अफेयर करिए। अगर आपको पेड करने हैं तो पेड आपको स्टडी आईक्यू वाले भी कराते हैं आपको पेड, और इसके अलावा जो परचम क्लासेस की जो मैम है वो भी पेड में कराती है, तो आप वहां से भी उनको कर सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर करने हैं, और डेली नहीं करके आपको मंथली करंट अफेयर करना है। और कहां से करना है? जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक कवर करने हैं। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 3 महीने अभी प्री के अंदर बचे हैं, ठीक है? तो आप 1 वीक के अंदर आप 1 मंथ की वीडियो उठाइए और कंप्लीट करिए, और जनवरी 2025 से शुरू करिए, ठीक है? जैसे कि अभी मार्च से अगर आप शुरू करते हैं, तो 1 मार्च से लेकर जो पहला वीक आता है 7 मार्च तक का, उसमें आप जनवरी 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट करिए, फिर सेकंड वीक में आप फरवरी वाला करिए, थर्ड वीक में आप मार्च वाला करिए। इस तरह से करके चलेंगे तो आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएँगे जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब। फिर हम बात करेंगे कोर सब्जेक्ट्स की। अब देखो, टोटल कोर सब्जेक्ट हमारे 7 आते हैं, और उन 7 सब्जेक्ट्स में से ये जो 4 ऊपर वाले हैं ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाहे आप सीजीएल प्री ले लीजिए या फिर आप मेंस ले लीजिए, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो साइंस के जो 3 सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनसे इतने क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, और मेंस में तो केवल एक क्वेश्चन है इन 3 सब्जेक्ट से। इसलिए अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इंपॉर्टेंस इन 4 सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से हमको इन 4 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पर ये ऐसा ही ट्रेंड रहेगा। हो सकता है कि जो साइंस है उससे उसका वेटेज बढ़ जाए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाए, जिसका हम आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे पता चलेगा कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये 4 सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं पर आपको फोकस करना है, ओके? और अगर देखो साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे भी ना, तो भी हमको ये 4 सब्जेक्ट तो अच्छे से पढ़ने ही है। तो इन 4 सब्जेक्ट पर फोकस रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? अब ये तो बात हो गई कोर सब्जेक्ट्स की। अब बात आती है कि अब हम ये जो कोर सब्जेक्ट हैं उनको पढ़े कहाँ से? तो देखो, उनको पढ़ना है एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी से ही क्यों पढ़ना है? तो देखो, एनसीईआरटी की जो रेलेवेंस है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एसएससी की फील्ड में। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि चाहे आप प्री ले लीजिए या फिर मेंस ले लीजिए, अगर मैं हिस्ट्री के एक आधे क्वेश्चन को छोड़ दूं, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना इन 7 कोर सब्जेक्ट से, वो सारे के सारे कहाँ से पूछे गए हैं? एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, चाहे आप प्री ले लो चाहे मेंस ले लो। इसलिए इनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है कि चलो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी कितना पढ़े और कहाँ से पढ़े? तो आपको अगर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ की बात करूँ तो 6 से 12 तक की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ होती हैं, और इनमें भी कुछ किताबें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आपको इतनी किताबें पढ़नी क्यों है? जब हमने एनसीईआरटीज़ से निकाल के आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं तो। अब देखो, यहाँ पर मेरा पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है कि आपके दिमाग में एक फोमो क्रिएट कर दूँ इन नोट्स को लेकर, और ना ही मैं यहाँ पर मेरे नोट्स को बेच रहा हूँ, क्योंकि ये जो नोट्स है वो फ्री में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मेरे नोट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो नोट्स हैं, इन पे मैंने बहुत मेहनत करके इनको रेलेवेंट बनाया है। रेलेवेंट का क्या मतलब आया कि इन नोट्स के अंदर फालतू का डेटा नहीं भरा है। जैसे कि आजकल मार्केट में आपको देखने को मिल रहे हैं कि वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और उनमें इतना डेटा भर देंगे कि आप उनको रिटेन ही नहीं रख पाएँगे। क्योंकि रिटेन रखना भी तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही थोड़ी है उनको, उनको याद भी तो रखना है। तो वो इतना डेटा जब हो जाएगा तो उसको याद कैसे रखेंगे? और फिर लोग आके क्लेम कर देंगे कि भैया हमारे में से आ रहा है सब कुछ। तो इस तरह से हमने नहीं करा है, हमने इन नोट्स पे मेहनत करके इनको रेलेवेंट बनाया है, और इनमें जितना डेटा चाहिए होता है उतना ही हमने इन नोट्स के अंदर डाला है, ताकि आप उनको रिटेन रख सकें।
लेकिन फिर भी अगर दिमाग में आपके आता है ना कि हमको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, तो मैं इसको लेकर भी आपको बता देता हूँ कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ने का सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान में रखनी होती है कि एनसीईआरटीज़ में कौन-सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होती है और उन एनसीईआरटीज़ में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपने उन सब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया और उन चैप्टर्स को भी आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लेकिन जब आप उन एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो उनमें से कौन-सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कौन-सी नहीं है और जब आप रिवीजन करेंगे तो क्या उन्हीं एनसीईआरटीज़ को फिर से उठा के देखेंगे इतनी बड़ी-बड़ी को? तो यहाँ पर आपका टाइम खराब होगा बहुत ज़्यादा और ना ही आपसे पूरी तरीके से रिवीजन हो पाएगा इनका। क्योंकि जब आप 10 से 11 एनसीईआरटीज़ आपके सामने देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतने सारे कैसे रिवाइज़ करूँ इतने सौ दिनों में? तो ये आपके लिए इर्रेलेवेंट हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़कर ये नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है? और अगर मैं देखो इस चीज़ को एक एग्ज़ाम्पल से भी बताऊँ, तो जैसे इकोनॉमिक्स का अगर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो इकोनॉमिक्स में अगर एनसीईआरटीज़ की बात करें तो उसमें जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, उसका 50 टू 60% ही काम का रहता है। और जब आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हैं ना, तो आपको वो एक तो आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आधी चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आएगी कि भई यहाँ पे लिखा क्या है, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतने एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करते हैं वो, इस तरह के डायग्राम्स यूज़ करते हैं। तो इनको इतना पढ़ने से बेटर है ना कि आप नोट्स ही पढ़ लीजिए ताकि आपको फालतू की चीज़ें ना पढ़नी पड़े। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, तो ज्योग्राफी में 11th क्लास की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें 2 किताबें आती हैं। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड के बारे में आता है, और एक आता है इंडियन ज्योग्राफी, ओके? तो ज्योग्राफी का जो 90% सिलेबस है, वो इसी से कवर हो जाता है और इसमें एक-एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैप्स वगैरह यूज़ करें, वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करें और वो भी इतने अच्छे मैप्स यूज़ नहीं करें। मतलब आप उनसे इतना ज़्यादा समझ नहीं पाएँगे। लेकिन नोट्स के अंदर जो हमने प्रोवाइड करी हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ कि इन एनसीईआरटीज़ की जो काम-काम की चीज़ें वो तो सारी डाली ही डाली हैं। इसके अलावा जो मैप्स और जो डायग्राम्स यूज़ करें, वो भी एचडी यूज़ करें, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको दिखा देता हूँ इनके डायग्राम्स। ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, तो जब आप इनमें जाएँगे तो देखो यहाँ पे मैप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे एचडी मैप्स हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि एक आधे मैप्स यूज़ कर रखे हैं, बहुत सारे मैप्स यूज़ कर रखे हैं। जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ सारे मैप्स यूज़ कर रखे हैं कि देखो अगर ये हमारा जो टाइम ज़ोन है, अगर वो कौन से स्टेट से निकलता है, उनको अगर आप ज़ूम करके देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है? और यही नहीं, एक ही चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में जहाँ-जहाँ आपको काम-काम की चीज़ें, वो सारे के सारे आपको डायग्राम्स के थ्रू समझा रखा है। और जो मैंने इनके लिए वीडियोज़ बनाई है ना, वो भी मैंने मैप्स के थ्रू ही समझाई हैं। देखो अगर आप मैप को देखेंगे, इनको ज़ूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं ड्रेनेज सिस्टम का दिखाऊँ, तो यहाँ पे रिवर्स को लेकर भी हमने, ये देखो पूरा इंडिया का अगर रिवर मैप सिस्टम देखें तो इस तरह से दिखेगा। इनको आप ज़ूम भी कर सकते हैं अच्छे से। और इसके अलावा इंडिविजुअल रिवर सिस्टम भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये गंगा है उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा जब गंगा बाहर आती है उत्तराखंड से, तो इस तरह से इनका मैप रहता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर समझने में आसानी रहेगी और आपको ये जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है, इनको लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको मैप को अच्छे से करेंगे तो, ठीक है? और ये इसी का नहीं, हर जो रिवर सिस्टम है, उन सब का मैंने यहाँ पर आपको मैप वगैरह सब बना के दे रखा है, ठीक है? तो इस तरह से जो नोट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एनसीईआरटीज़ को पढ़ने से। इसीलिए यहाँ पर मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं पॉलिटी की। तो देखो पॉलिटी के जो नोट्स हमने बना रखे हैं, वो लक्ष्मीकांत से बना रखे हैं। मतलब लक्ष्मीकांत में जो काम-काम की चीज़ें हैं ना, जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारा का सारा हमने नोट्स में डाल रखा है। अब यहाँ पे देखो लक्ष्मीकांत को पढ़ना एक महाभारत जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में लगभग 3 महीने प्री के लिए, और इन 3 महीने में लक्ष्मीकांत ही पूरी होगी, बाकी सब्जेक्ट्स आपसे पूरे नहीं होंगे। तो इन सब ऐसे नोट्स से पढ़ने से बेटर है कि इनसे बनाए हुए नोट्स से आप पढ़ लो, जिनमें काम-काम की चीज़ें और एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट हो। फिर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो देखो हिस्ट्री के नोट्स हमने बना रखे हैं तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी आती है उससे। अब देखो मैं इसमें रियलिटी बताऊँ कि जो हिस्ट्री है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एंशिएंट भी आता है, मिडाइवल भी आता है, मॉडर्न भी आता है। तो उनके जितनी भी थ्योरीज़ या जो फैक्ट्स हैं, उन सबको नोट्स के अंदर इंक्लूड करना कि इम्पॉसिबल सा टास्क है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए जो मैं क्लेम करता हूँ कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इन नोट्स से बाहर, वो चीज़ मैं हिस्ट्री के लिए क्लेम नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इनको कहीं से भी वो कुछ भी पूछ लेते हैं, और अगर मैं इनको नोट्स में इंक्लूड भी कर दूँगा ना, तो वो एक नोट्स नहीं रहेंगे, वो मोटी सारी किताब बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ को क्लेम ज़रूर करूँगा कि मार्केट में जितने भी नोट्स और जितनी भी किताबें अवेलेबल है ना एसएससी के लिए, उन किताबों में दी बेस्ट आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने नोट्स में डाली है ना, वो टू द पॉइंट है, रेलेवेंट है, ठीक है? तो उनसे बेस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे हिस्ट्री के नोट्स।
फिर बात करते हैं साइंस की। तो देखो साइंस के नोट्स मैंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करे हैं, तो आपको इनको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना है। इन 2 क्लासेस में ही आपको साइंस के सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे और इनके जो नोट्स हैं वो बायो के तो हमने छेड़े भी नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स तो बनकर तैयार है, लेकिन इनको हम आपको देंगे प्री के बाद में। जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको देंगे, ताकि तब तक हम इनके नोट्स और बायो के भी आपको कंप्लीट कर लें, तो एक साथ आपको उस टाइम प्रोवाइड कराएँगे। ओके? तो ये तो थी नोट्सों की बात। अब अगर मैं इनके वीडियो लेक्चर्स की बात करूँ, तो देखो हमने जो इकोनॉमिक्स का है इसका पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है, ठीक है? इसमें 95% प्लेलिस्ट तैयार है, बस एक वीडियो और आएगा इसके अंदर, जो कि 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, उसमें जो काम-काम के पॉइंट्स हैं उनका एक वीडियो और बनेगा, बाकी फिर इसके बाद में पूरा ये तैयार हो जाएगा। ज्योग्राफी को लेकर अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की हमने 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करी हैं और ये 4 वीडियोज़ में जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, चाहे वो इंडिया लोकेशन हो, चाहे फिजियोग्राफी हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर क्लाइमेट हो, ठीक है? इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने बाकी जो फैक्ट्स वाले हैं ना, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, इनके वीडियोज़ अब डालना शुरू करूँगा, जिनकी जो क्लासेस है इस वीक से शुरू हो जाएँगी, ओके? पॉलिटी के लिए हमने 2 जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी डाल दिए हैं और एक क्लास हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है? तो कल से इनकी रेगुलर क्लासेस आना शुरू हो जाएँगी। तो प्री तक हम आपको ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है, इन तीनों के प्री तक आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस जो भी नोट्स हैं, मतलब कि अगर उसमें कुछ अपडेट करना होगा, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और कोशिश करेंगे कि मार्च से पहले-पहले इन 3 सब्जेक्टों को पूरा कंप्लीट करा दें आपको। और फिर हिस्ट्री को कराएँगे हम मेंस के टाइम पर, हिस्ट्री और ये जो साइंस है इसको। ठीक है, तो मैंने आपको कोर सब्जेक्ट के बारे में सारी चीज़ें बता दी कि कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको कहाँ से पढ़ना है और उनकी वीडियो लेक्चर्स को कहाँ से देखना है और हम क्या-क्या चीज़ें आगे प्रोवाइड कराएँगे इन सबको लेकर। फिर आती है इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और वो है फोमो, क्योंकि आजकल मार्केट में ये बहुत चल रहा है कि हमारे पढ़ाई में से है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया, मैंने भी इस वीडियो पे बनाया, लेकिन मेरा पर्पस फोमो क्रिएट करने का नहीं था। क्योंकि मैं फोमो क्रिएट क्यों करूँगा? मेरा कोई पेड कंटेंट तो है नहीं कि मैं फोमो क्रिएट करके आपको बोलूँगा कि भैया इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। वो तो फ्री में है सारा। तो जब हमारा कंटेंट फ्री में है तो मेरे से पढ़ो या मत पढ़ो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने वो वीडियो बनाया क्यों? क्योंकि मैंने जो नोट्स दिए थे ना, उनके 50 पीडीएफ्स नहीं दिए थे, मैंने केवल 4 पीडीएफ्स दी थी। मैंने बताया ना, ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनकी केवल मैंने 4 पीडीएफ्स दी थी और उन चारों सब्जेक्ट से ही 12 में से 11 क्वेश्चन्स आ गए थे। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने कंसाइज़ एंड टू द पॉइंट है, ताकि और लोगों को भी इन नोट्स के बारे में पता चले और फालतू में जो इधर-उधर जो फोमो क्रिएट करते हैं ना, जो पेड में अपनी किताबें बेचते हैं, उनसे बेटर है कि आपको फ्री में जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड हो सके, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। मेरा पर्पस ये था वीडियो को बनाने का। अब अगर आप इसी चीज़ को फोमो क्रिएट करना बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जेन्युइनली उस टाइम मुझे जो चीज़ लगी, वो चीज़ मैंने उस वीडियो के अंदर बोली, ओके? फिर आप में से कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भैया आपको दूसरों से क्या दिक्कत है, आप कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। तो भैया मेरे को कंट्रोवर्सी करने में कोई मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर कोई फोमो क्रिएट करके अगर बिज़नेस कर रहा है, जो एस्पिरेंट होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमा रहा है, तो भैया मैं इसके खिलाफ तो बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को एज़ ए एस्पिरेंट देखता हूँ, कि जब मैं इन चीज़ों को एस्पिरेंट की नज़र से देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा? और मेन बात ये है ना कि एस्पिरेंट को इस चीज़ का पता भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि किसमें रहते हैं, वो फोमो में रहते हैं। जैसे अभी मैं फिर किसी का नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि ये कंट्रोवर्सी कर रहा है। तो अभी रिसेंट में 1-2 दिन पहले मैंने चैनल के ऊपर मैंने किसी एक दूसरे टेलीग्राम चैनल के बारे में बोला था कि ये लोग फालतू का फोमो क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो फोमो कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि जो भी वो मैसेज डाल रहे हैं ना टेलीग्राम चैनल पर, जो भी पोस्ट कर रहे हैं, उसमें ये लिख रहे हैं कि जैसा सीजीएल 25 में आया था वैसा ही सीजीएल 26 में हो जाएगा। हमारे यहाँ से 25 में से 25 क्वेश्चंस आ गए मेरे नोट्स और मेरे मॉक्स में से। मैंने फिर उसके बाद में जब उन्होंने क्लेम करा था ना इस चीज़ का, इसका वीडियो बनाया था उन्होंने, तब मैंने उनके नोट्स देखे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी इस बात पर कोई डाउट है ना, तो इनके नोट्स आपको इधर-उधर कहीं मिल जाएँगे। आप एक बार खोल के देखिए। खोल के देख के उनको आप पढ़िए। उनमें इतना डेटा भरा पड़ा है भाई साहब कि मतलब टेबल ही टेबल बना रखी है और पता नहीं क्या-क्या डाल रखा है, काम का, बिना काम का, और इन नोट्स को वो पैसों में बेच रहे हैं। और इस चीज़ का फोमो बनाया जा रहा है। मतलब पहली चीज़ तो ये कि आपने इतना कंटेंट इसमें डाल दिया है कि इसको रिटेन रख पाना ही मुश्किल है। मतलब आप
पहली चीज़ तो ये है कि इसको पूरा पढ़ ही नहीं पाएगा और पूरा पढ़ भी लेगा तो भैया इसको याद कैसे करेगा मेरे को तो ये बताइए। और फिर आप फोमोर क्रिएट कर रहे हो कि एनसीईआरटी वे, एनसीईआरटी वे, एनसीईआरटी वे इसको कर लो, इसी में से सारे क्वेश्चन्स आए थे। अरे यार जब आपने सारी चीज़ें दे दी है और उसको पेड दिया है, मतलब पेड अगर आप कर रहे हो ना तो कम से कम ये तो देख लो इसमें लिखा क्या है, छाँट तो लो इनमें से। इनमें छाँट के लोग स्किमिंग करके लोगों को दे दो कम से कम, अगर पेड ही दे रहे हो तो। फालतू का फोमो क्रिएट करने के लग रहे हो। फिर बोलते हैं कि हमारे मॉक्स में से सब आए। भैया अगर आपके मॉक्स के क्वेश्चंस में से आते ना तो फिर भी हम समझते हैं कि यार चलो क्वेश्चंस डालते, उसने मेहनत करी थी। आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में से आपने उठा उठा के बता रहे कि देखो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था और इसमें इधर से क्वेश्चन पूछे गए। अगर यही लॉजिक लगाए तो भैया टेक्स्ट बुक जो है ना वो हर एक एग्जाम, एसएससी नहीं, बैंक, रेलवे, स्टेट पीएस, जो पीसीएस वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में क्लेम करने लग जाएगा कि मेरे यहाँ से सब कुछ आ रहा है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन देते हैं डिटेल में। वैसे ही आपने दे दी तो उसका क्या मतलब। और मैंने तो ये सुना है कि आपने एक्सप्लेनेशन बाद में चेंज करी है, मतलब उनको एडिट करा है बाद में आपने, ताकि लोगों को दिखा सके कि मेरे यहाँ से ये सब कुछ आया है। तो मतलब ऐसी हरकतें नहीं करो सिर्फ पैसा बेचने के लिए। ये जो एस्पिरेंट है ये लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं मोस्टली जो भी आते हैं, क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास वाले होते हैं वो तो एसएससी की तरफ इतना ज्यादा नहीं आते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार से जो लोग आते हैं उनसे आप पैसे लूट रहे हो, वो भी झूठ बोल के। आपको शर्म भी आती है कि नहीं आती है। तो मैं आपको जो, अगर इस वीडियो अगर वो देखते हैं ना तो मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि ये जो आप फोमो क्रिएट कर रहे हो ना फालतू का, ये करना बंद कर दो। ठीक है, इस बार मैंने नाम नहीं लिया है। अब आप ये मत बोलना कमेंट्स के अंदर कि सर आपको कंट्रोवर्सी करनी होती है। भैया कंट्रोवर्सी किसी को, मेरे एटलीस्ट मेरे को तो नहीं चाहिए, लेकिन जो गलत है ना उसके खिलाफ तो मैं बोलूंगा। ठीक है, पहले जब मैं एस्पिरेंट था तब भी मेरे को फील होता था कि यार ये ऐसे लोग क्यों कर रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। आज मेरे पास प्लेटफॉर्म है और ना ही मेरे को किसी का डर लगता है किसी भाई साहब का। ठीक है, तो मैं अगर कहाँ अपने एसएससी की फील्ड में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं तो बोलूंगा भाई, सीधी सी बात है। फिर आता है कि जीके के अंदर मॉक की हमारे एसएससी के अंदर कितनी रेलेवेंस है। तो देखो अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मॉक की इतनी ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज्यादा बड़े नहीं होते कि हमको टाइम को मैनेज करना सीखें। क्योंकि देखो मैथ्स में तो मैथ्स रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मॉक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको यहाँ पे टाइम मैनेज करके चलना होता है। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और उनको सोल्व करने में टाइम लगता है। लेकिन जीएस में इतना टाइम का इतना ज़्यादा इश्यू रहता नहीं, इस वजह से इनकी मॉक की इतनी रेलेवेंस भी नहीं रहती है। तो अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप टॉपिक वाइज किसी क्विज को कर लीजिए, वो ज़्यादा आपको फायदा देगा रेदर देन कि आप मॉक के अंदर अपना उसमें टाइम खराब करिए। अब हम बात करते हैं कि हमको जीएस को पढ़ना कैसे है। तो देखो इसको लेकर मैं एक 5 डे रूल बता रहा हूँ। अब ये 5 डे रूल क्या है? 5 डे रूल ये है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जैसे मान लेते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, तो डे 1 में आपने कुछ पढ़ा, ठीक है? तो जब आप डे 2 में जाएँगे तो आपको पहले डे 1 का रिवाइज़ करना है और उसके बाद में डे 2 का पढ़ना है, ठीक है? फिर जब आप डे 3 में जाएँगे, तो डे 3 में जाने से पहले आपको डे 1 और डे 2 का रिवाइज़ करना है, फिर डे 3 में जाना है। फिर जब आप डे 4 में जाएँगे तो पहले आप 1, 2, 3 का रिवीजन करेंगे, फिर बाद में डे 4 का पढ़ना है। फिर आप जब डे 5 में जाएँगे तो आप 1, 2, 3, 4 का रिवीजन करेंगे और फिर डे 5 में जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से 5 डे रूल करना है आपको। लेकिन फिर जब आप 6 में जाएँगे ना, तो आपने जो डे 1 का है ना उसको कितने दिन पढ़ लिया? डे 1 पे पढ़ लिया, डे 2 पे पढ़ लिया, डे 3 पे पढ़ लिया, डे 4 पे पढ़ लिया और डे 5 पर पढ़ लिया। मतलब 5 दिन आपने जो पहले दिन जो पढ़ा ना चैप्टर 1 उसको कर लिया। अब आप उसको छोड़ दीजिए। अब आप करिए डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, इनका रिवीजन करिए और डे 6 पे नया पढ़िए। फिर जब आप डे 7 पे जाएँगे तो यहाँ पे डे 2 को भी आपने 5 बार पढ़ लिया, मतलब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, मतलब 5 दिन आपने इसको पढ़ लिया, तो इसको हटा दीजिए। अब पढ़िए आप 3, 4, 5, 6 चैप्टर को, ठीक है? तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रिटेन करने में। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट्स को यही रहती है जीएस के अंदर कि सर हमको याद नहीं रह पाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो, ठीक है? तो अगर इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके? फिर आता है कि हमको नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको जीएस को कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो पहली चीज़ तो आपको नोट्स नहीं बनाने, तो फिर मैंने यहाँ पे क्यों लिख रखा है? तो जब आपको नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं, तो उन्हीं का प्रिंट निकलवा लीजिए। यहाँ पे नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप नोट्स बनाएँगे, तो भैया आपसे 3 महीने में नोट्स भी पूरे नहीं बनेंगे, याद करना तो बहुत दूर की बात है। तो टाइम को देखते हुए आपको नोट्स खुद के नहीं बनाने हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है? अब यहाँ पर फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। यहाँ पे सिनॉप्सिस का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ की समरी जो लिखते हैं ना, उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। जैसे अगर कोई चैप्टर 10 पेजेस का है, अगर उसको तुम 1 या डेढ़ पेज में लिख दोगे,
तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी समरी बोलेंगे, उसका सिनॉप्सिस बोलेंगे। तो हमको ये सिनॉप्सिस बनाने हैं। अब बात आती है कि ये जो सिनॉप्सिस है उनको बनाना कब है? तो देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको कोई भी चैप्टर को, जैसे डे 1 को आपने है ना 5 दिन लगातार पढ़ लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि जब कोई भी चीज़ 5 दिन आप लगातार पढ़ लेते हैं ना, तो उसका 70 टू 80 टू 90% तो आपको डायरेक्टली रट जाता है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स बच जाते हैं। तो आप जब 7th और 8th डे में जाएँगे ना, ठीक है? तो तब आप डे 1 का सिनॉप्सिस बनाना शुरू कर दें। थोड़ा-थोड़ा टाइम आप सिनॉप्सिस को दे दें कि भैया ये मेरे को फैक्ट्स हैं, ये मेरे को याद नहीं होते हैं, तो उनका डेली रिवीजन आप शुरू कर दीजिए। जैसे डे 1 का आपने कुछ सिनॉप्सिस बना लिए, तो उसको नेक्स्ट डे जब 8th डे में जाएँगे, तो केवल आप सिनॉप्सिस को याद कर लीजिए। फिर जब सेकंड डे वाला जो चैप्टर है, उसका सिनॉप्सिस बना लीजिए नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से आपका, अगर 15 दिन की मैं अगर बात करूँ, तो 15 दिन में एक एंशिएंट हिस्ट्री का आपको बढ़िया एक सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा और वो ऐसी चीज़ रहेगी कि आपको कभी भी रिवीजन करना हो, तो इन्हीं नोट्स को आपको करना होगा, उनको रिवाइज़। आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और आपको नोट्स बनाने हैं। अब देखो ये नोट्स कैसे बनाने हैं, इसको डिटेल में एक वीडियो में अलग से बताऊँगा, जिसमें मैं ये भी दिखाऊँगा कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे, ये सिनॉप्सिस बनाए थे, ठीक है? लेकिन आपके लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है कि पढ़ना कैसे है और उनके नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है? तो जीएस की वीडियो में मेरे को इतनी ही चीज़ें बनानी थी। धन्यवाद।